स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुटेक पाठशाला में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान विषय का प्रथम अध्याय आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या है अध्ययन के बिंदु? हमारे अध्ययन के मुख्य बिंदु होंगे हमारे पदार्थ। सबसे पहले पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या क्या है, और पदार्थ के कणों के गुण, और पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और विसरण। पदार्थ के भौतिक स्वरूप को हम क्या कहेंगे? फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर। स्वरूप का मतलब क्या है? ये बाहरी रूप से कैसा दिखता है, इसका रूप क्या है, वगैरह वगैरह। पदार्थ के कणों के गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं। फिर पदार्थ की अवस्थाएं। अवस्थाएं मतलब कितनी अवस्थाएं हैं, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इस तरह से। और परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन मतलब कि ये जो अवस्थाएं हैं इनमें परिवर्तन पदार्थ में संभव है या फिर किस तरह से होता है, वो सारा कुछ। फिर ये कुछ शब्दावलियां हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे वाष्पीकरण है, किन परिस्थितियों में होता है, कैसे होता है और क्या होता है। ऊर्ध्वपातन है, क्या है शब्दावली, ये किस परिस्थितियों में होता है और इसमें क्या होता है। फिर विसरण, विसरण का महत्व क्या है या फिर विसरण क्या है, आदि। अब हम आते हैं पदार्थ पे, मैटर। वैज्ञानिक रूप से दी गई शब्दावली है, इसको हम परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं? परिभाषित करने से पहले एक समझें हम कि इस दुनिया में जो कुछ भी दिखता है, हम दृश्यमान होता है, वो सब पदार्थ है। जैसे टेबल, कुर्सी, मेज़ या फिर भवन इत्यादि सारे कुछ, वो सारी एक ही जगह वैज्ञानिकों ने एक ही नाम दिया उसको, मैटर यानी कि पदार्थ। इन्होंने एक निश्चित परिभाषा में क्या डाला कि वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो और जिनमें आयतन हो, पदार्थ कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान होने का क्या अर्थ है? उसमें मास हो या फिर उसमें भार हो, और आयतन यानी कि उसमें वॉल्यूम हो या फिर स्थान घेरता हो जो। तो ऐसी वस्तुएं जो जिसमें भार भी हो और स्थान भी घेरती हो, तो वो वस्तुएं सारी की सारी क्या होगी? द्रव्यमान होगी। इसमें उदाहरण क्या क्या, जैसे देख सकते हैं हम, ये तो कुछ ही उदाहरण है। सारे कुछ जो द्रव्यमान है वो सारा पदार्थ में ही आएगा। जैसे टेबल, कुर्सी, पेन, मोबाइल। अब ये वायु, ये द्रव्यमान नहीं है। ये आपके लिए मैं अभी थोड़ी देर छोड़ रहा हूँ, जब तक यहाँ पहुँच जाएँ तब तक, कि वायु क्या पदार्थ है या नहीं है। थोड़ी देर आप इस पर सोचें। प्राचीन भारतीय दार्शनिक इस समय क्या मानते हैं इसमें पदार्थ के बारे में? तो ये एक पंच तत्व की अवधारणा चलती है हमारे, कि जो पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये हमारी प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपरा में माना जाता था। क्या क्या है तत्व? अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। तो इसको पंच तत्व अवधारणा भी कहते हैं। और ये इनका मानना था कि जितना भी पदार्थ बना है वो इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। फिर यूनानी दार्शनिक, जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, उनमें जो दार्शनिक परंपरा थी, उनका मानना था कि जो जितना भी पदार्थ है वो अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल इनसे बना है। आकाश को वो मान्यता नहीं देते थे, लेकिन ये इनकी परंपरा में मान्यता देने की बात थी। आधुनिक परंपरा में वैज्ञानिक शब्दावली पदार्थ को लेकर है और ये इस तरह से है। अब पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता, मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। एक तो वो दिखता कैसा, यानी कि भौतिक आधार, जो बाहर से दिखता है वो भौतिक आधार। और दूसरा रासायनिक आधार, यानी कि आंतरिक गुण, जैसे वो तत्व है तो वो किस प्रकार से हैं, आदि आदि। तो भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पे इसका वर्गीकरण किया जाता है। ये हम आगे के विषय में पढ़ेंगे, आगे के अध्याय में। आज ये भौतिक आधार पे ही हमारा सारा कुछ चलेगा, तो ये हमारे अध्ययन का विषय रहेगा। अब वापस हम आते हैं वायु पर। क्या वायु एक पदार्थ है? जी हाँ। जब 2-3 उदाहरण हम समझें कि जैसे गैस सिलेंडर है, या फिर टायर है। टायर में वायु भरते हैं हम, गैस सिलेंडर में भरते हैं, गुब्बारे में भरते हैं हम, इन सब में वायु भरते हैं। तो क्या होता है? इसमें कुछ द्रव्यमान भरा रहता है, मास होता है। फिर हम देखते हैं कि इसका आयतन भी होता है, कुछ वॉल्यूम, ये स्थान घेरता है। इसका मतलब
इन दो उदाहरणों, ये जो पदार्थ की एक लिमिटेशंस है कि द्रव्यमान हो और आयतन हो, अगर ये दोनों ही शर्तें पूरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वायु एक पदार्थ है। तो इसके बाद, पदार्थ के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर। यानी कि पदार्थ है वो भौतिक रूप में उसका पक्ष क्या है या बाहरी रूप से वो कैसा दिखता है, उसके बारे में। तो इसके बारे में ये दो है बिंदु कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और दूसरा ये जो कण है अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो कणों से मिलकर बना होता है, इसमें कहा जाता है कि क्या, दो क्वेश्चन उठते हैं कि क्या पदार्थ एक लकड़ी के टुकड़े की भांति सतत है, निरंतर है, या फिर क्या पदार्थ रेत के टुकड़ों की भांति, रेत के कणों की भांति छोटा छोटा सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप से बना होता है। तो इसमें एक उदाहरण लेते हैं हम कि एक गिलास के अंदर पानी में शक्कर या नमक, ये जब हम घोलते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो इसमें घुल जाता है। नमक और शक्कर के कण क्या क्रिस्टल रूप में छोटे छोटे होते हैं, रेत के कणों की भांति, लेकिन वो इससे भी टूटकर छोटे और इसमें घुल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है, ना कि लकड़ी के टुकड़े की भांति सतत। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म में यही उदाहरण लें, या फिर एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट आता है। या फिर हम किसी भी, जैसे कोई स्याही भी ले लें हम उदाहरण के तौर पर समझने के लिए, जब हम बीकर में पानी के अंदर स्याही को डालेंगे तो क्या होगा, वो उसको नीला कर देगा, लेकिन उतना ही पानी और डालें हम जब, तो वो फीका हो जाएगा उस नीलेपन से, और फिर और पानी डालेंगे, ऐसा करते करते वो रंग है वो फैलता रहेगा एक जगह। इसका मतलब क्या है, वो जो कण थे वो टूटते गए और उसको नीला बनाते गए। इसका मतलब पदार्थ के जो कण है वो अत्यंत सूक्ष्म है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या है कि पदार्थ के जो है वो कणों से मिलकर बना है, दूसरा वो जो कण है वो अत्यंत सूक्ष्म है। अब हम कहते हैं कि पदार्थ के गुण क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पदार्थ के कणों के गुण। पदार्थ के कणों के गुण क्या क्या है कि सबसे पहले देखें हम 4 बिंदुओं में पदार्थ के गुण। पदार्थ के कण हैं जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। दूसरा, इनके मध्य रिक्त स्थान होता है। तीसरा, ये निरंतर गतिशील होते हैं। और चौथा क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 4 गुण हैं पदार्थ के कणों का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये जो कण है पार्टिकल्स है मैटर के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सूक्ष्म, इसको प्रयोग द्वारा हम समझें। कभी जो प्रश्न है ज़्यादातर क्या पूछते हैं कि क्या पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, प्रयोग द्वारा समझाइए। या फिर क्या पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान है, इनको भी समझाइए। ये इस तरह से आएगा। फिर क्या पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसको निरंतर गतिशील जो पदार्थ के कण होते हैं उसको ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। और उसके बाद में पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या पदार्थ के कण है जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रयोग द्वारा समझाइए। इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसमें हम उदाहरण द्वारा ये समझेंगे कि कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसका उदाहरण हम पोटेशियम परमैंगनेट का लेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जब एक बीकर में जो पानी लेकर डालते हैं तो वो फैलता जाता है, और फिर जब उतना ही पानी और डालते हैं तो फिर उसमें पूरा उसका रंग या फिर कहिए कि कलर है वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, लेकिन वो पूरे बीकर में समाहित रहता है। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम के जो छोटे छोटे क्रिस्टल है और अधिक सूक्ष्म कणों में टूटते गए। तो ये जो कण है अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। इसी उदाहरण द्वारा हम और समझेंगे कि पोटेशियम के कण है पूरे जल में फैल जाते हैं एक रूप में। तो जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान है, तभी तो वो फैले। इसलिए
ये भी यहाँ से स्पष्ट होता है कि पदार्थ के जो कण हैं उनके मध्य रिक्त स्थान होता है। इसी दो, ये जो एक ही उदाहरण है इसमें से ये दो स्पष्ट होते हैं। निरंतर गतिशील का उदाहरण हम 2-3 ले सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील या गतिमान होते हैं। इसका उदाहरण, एक तो सबसे बड़ा उदाहरण हम ले सकते हैं कि अगरबत्ती, उसका धुआं जैसे मैं लाता हूँ अभी, ये जैसे अगरबत्ती है, इसका धुआं आप देख रहे होंगे, ये निरंतर ये फैल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जिगजैग मोशन में जहाँ भी इसको मिला फैल रहा है। ये इस उदाहरण, इस अगरबत्ती के धुएं के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं निरंतर गतिशील होते हैं। उसके बाद में आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। आकर्षित करने का क्या है, 2-3 उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे एक चौक ले ली, एक लोहे की कील ले ली, अब हम उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, लोहे की कील मुड़ जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, उसका आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। फिर एक चौक का टुकड़ा लेंगे, हम आसानी से तोड़ देंगे, तो उसमें आकर्षण बल यद्यपि कम होता है लेकिन कुछ आकर्षण उसमें था। फिर आकर्षण धीरे धीरे, जैसे पानी है, पानी के बूंद को हम जब लेंगे तो वो अपने अनुसार वो टूटती ज़रूर, लेकिन एक निरंतरता में वो रहती है, लेकिन उसमें आकर्षण बल थोड़ा सा और उससे कम है। फिर वायु है, तो वायु में आकर्षण बल तो है लेकिन बहुत ही कम। और तो इसकी ये एक कंपेरेटिवली हम करें बात तो कि आकर्षण बल है वो ठोस द्रव गैस में अलग अलग, ये कणों में अलग अलग होता है लेकिन आकर्षण बल होता ज़रूर है। तो इस तरह से हम उदाहरण द्वारा ये समझ गए कि पदार्थ के कणों के कुछ गुण होते हैं, वो गुण इस प्रकार होते हैं। और प्रयोग द्वारा हम स्पष्ट भी कर सकते हैं कि ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इनके मध्य रिक्त स्थान होता है, निरंतर गतिशील होते हैं और इनके मध्य ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनके मध्य आकर्षण बल होता है। अब हम पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या है? तो पदार्थ की अवस्था में सामान्य तौर पर परंपरागत रूप से ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं मानी जाती है। आधुनिक काल में 2 और अवस्थाएं हैं, जैसे प्लाज्मा अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, ये भी एक अवस्था है जिसको कुल मिला के आधुनिक समय में ये 5 अवस्थाएं मानी जाती है। लेकिन हम 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें आने से पूर्व ठोस अवस्था के कुछ प्रश्न है, जैसे स्पंज क्या है? ये ठोस है फिर भी इसका संपीड़न संभव है, तो इसका उत्तर ये क्यों है भाई, स्पंज है तो। दूसरा, रबर बैंड जो है को क्या माना जाएगा, सॉलिड माना जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका खींचकर आकार बदला जा सकता है, तो क्या ये सॉलिड है, इस पर ध्यान देंगे हम। और फिर विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर भी चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस हैं? ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, जब हम ठोस पढ़ेंगे तो उसमें ही उत्तर हमको मिलेंगे इनके। वापस इन्हीं पे आएंगे, उससे पहले जाते हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, इसमें जो कण हैं ठोस अवस्था में, एक तो कण है वो बहुत ही छोटे छोटे और इनके मध्य जो दूरी है वो भी बहुत कम है, यानी कि इनके मध्य आकर्षण बल अधिक होता है और कणों के मध्य जो दूरी है वो नगण्य है। ये ठोस अवस्था की मुख्य विशेषता है, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है और दूसरा इसके मध्य दूरी जो है वो नगण्य होती है। तो इसके आधार पे इनकी विशेषताएं क्या है ठोस की, कि इनका निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है और स्थिर आयतन। स्थिर आयतन मतलब आयतन को उसको हम घटबढ़ नहीं कर सकते हैं, उसको संपीड़ित नहीं कर सकते या बढ़ा नहीं सकते हैं, नगण्य संपीड़ितता होती है इसकी। तो बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका जो आकार है वो नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। तो ठोस क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं, संपीड़ितता इसकी बिल्कुल नगण्य होती है, स्पष्ट सीमाएं हैं इसकी और निश्चित आकार है। ये ठोस की एक पूरी परिभाषा है। और मुख्य जो गुण हैं इनके कणों में क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है, दूसरी इनके मध्य जो दूरी है वो नगण्य होती है। इस कारण ठोस का जो आकार है वो
निश्चित होता है, सीमा इसकी स्पष्ट होती है, और आयतन है वो निश्चित रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। इसको संपीड़ित करके भी हम कर नहीं सकते, नगण्य संपीड़ितता होती है। तो अब हम आते हैं वापस अपने प्रश्न पर कि स्पंज क्या है। स्पंज के मध्य, स्पंज यद्यपि ठोस के मध्य दूरी होती है, स्पंज में हवा भरी होती है, जिसके कारण जब हम इसको दबाते हैं तो वो संपीड़ित होते हैं। यद्यपि ये ठोस है, लेकिन उनके मध्य से हवा निकलने पर वो उनकी जो आकार है वो बदलता है या छोटा होता है, वो संपीड़े होते हैं, संपीड़न उनका संभव होता है। तो संपीड़न हुआ किस कारण है? क्योंकि उनके मध्य से जो गैप था, यहाँ पे उनके कणों के मध्य जो दूरी थी वो घटने के कारण हवा उनकी बाहर निकल गई और वो संपीड़ित हो गए, लेकिन वास्तव में ये ठोस है। फिर दूसरा प्रश्न, रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? इनको, क्योंकि रबड़ को हम खींच कर लंबा कर सकते हैं और वापस छोड़ते हैं तो उसी आकार में आ जाता है, लेकिन जब ज़्यादा खींचते हैं तो ये टूट भी जाते हैं। तो रबड़ जो है वो क्या है, इनके मध्य जो बाह्य बल लगाने पर ये टूट जाते हैं एक तो, लेकिन इनके मध्य जो है इनका आयतन है वो निश्चित है, स्थिर आयतन है ये, और निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा है इनकी रबड़ बैंड की। इस कारण ये ठोस है, इनको खींच के लंबा किया जा सकता है, उनके आकर्षण बल के कारण ये वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं। इस कारण ये जो रबड़ बैंड है ये ठोस है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर भी चीनी और नमक ठोस क्रिस्टल के बने होते हैं। हाथ में या किसी में भी लेने पर उनका आकार नहीं बदलता है। बर्तनों के आकार में उनकी जो वॉल्यूम है उसके आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस कारण चीनी और बर्तन ठोस ही हैं। इस प्रकार ये प्रश्न जब भी आए हम उसका इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। तो ठोस अवस्था क्या है ये हमने जाना। अब हम जानेंगे द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था में क्या विशेषताएं देखें हम, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है कि इनके कण दूर दूर है और इनमें जो है आकर्षण बल है वो बहुत ही कम है, इसके कारण दूरी भी ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे कि बंधन जो है इनमें, इनके कणों के मध्य बंधन है वो ठोसों की तुलना में कम है और कणों के मध्य दूरी जो है अधिक है। ये द्रव अवस्था की मुख्य विशेषता है। तो द्रवों के परिभाषित कैसे करेंगे? द्रवों का जो आयतन है निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इस कारण इन्हें जिस भी बर्तन में रखा जाता है उन्हीं का आकार ये ले लेते हैं। और इसी के संबंध में कहा जाता है कि द्रवों में भाव होता है, द्रवों में, और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते लेकिन तरल होते हैं। तो द्रवों में है वो भाव होता है, कारण क्या है कि इनके कणों के मध्य आकर्षण बल है वो कम होने के कारण इनका जो बंधन है वो ढीला होता है, जिस कारण ये जिस भी बर्तन में रखे जाएंगे वो उनका आकार ले लेते हैं। तो ये द्रवों की मुख्य विशेषता हुई। अब आते हैं गैसीय अवस्था में। गैसीय स्टेट में क्या है? ये द्रवों की तुलना में इनमें इनके कणों के मध्य जो है आकर्षण बल अत्यंत कम होता है, नगण्य आकर्षण बल होता है, और इसके कारण क्या है, इनकी दूरी भी इनके मध्य अत्यधिक होती है। इस कारण गैसों का न तो आयतन होता है न ही आकार निश्चित होता है। कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होने के कारण कण अत्यधिक गतिमान होते हैं। इस कारण कण जो है इनके अत्यधिक गतिमान होते हैं। इनमें इनकी जो गति है उनको कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन गति। ये ब्राउनियन गति क्या है कि ये जो गैसीय कण है वो जिग जैग मोशन में जाते हैं सीधी दिशा में, लेकिन जैसे ही टकराते हैं वो उस दिशा से डिफ्लेक्ट होके विभिन्न दिशा में ये ऐसे गति करते रहते हैं। इसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन या फिर ब्राउनियन गति। तो ये अत्यधिक गतिमान होने के कारण फिर ये अपनी जो सतह है या फिर वो दबाव भी डालते हैं। इनकी जो संपीड़ितता है सबसे अधिक होती है। संपीड़न का अर्थ है इनको दबा के इनका आयतन है वो कम करना, यानी जैसे गैस है इनको संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि इनके कणों के मध्य जो दूरी है वो बहुत अधिक है। इस कारण ये सबसे अधिक जो गैस है वो सबसे अधिक संपीड़ित होने की वाली जो अवस्था है, पदार्थ है। फिर एक कंसेप्ट आता है विसरण यानी डिफ्यूज़न। विसरण जो है इसको कहते हैं
जो कण है, कणों का एक दूसरे में समाहित होना, फैल जाना, इसका ये अर्थ निकलता है। तो डिफ्यूज़न जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, लेकिन ठोस में सबसे कम, फिर द्रव और गैसेज में सबसे ज़्यादा विसरण होता है। इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जैसे जलीय जीवन में ऑक्सीजन व अन्य गैसें हैं, वो पानी में घुलने पर जलीय जीवों को वही ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाती है, इसलिए वो जीवन संभव है। तो डिफ्यूज़न का वहाँ महत्व है। दूसरा हमारे लिए क्या महत्व है कि गैसेज में सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है, विसरण होता है। जैसे पेड़ पौधों द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है वो वातावरण में विसरण के माध्यम से पूरे वातावरण में फैल जाती है। इसी प्रकार जो प्रदूषण जो है वो कारखानों या वाहनों द्वारा जो फैलाया जाता है वो पूरे वायुमंडल में फैलकर वो एक निश्चित जगह नहीं रह जाता है। इस कारण ये गैसों का एक जगह नहीं रहने से उसका जहरीलापन भी कम होता है। साथ ही साथ जैसे पेड़ पौधे, इनके द्वारा ऑक्सीजन छोड़ने पर सभी को समान रूप से विसरण के द्वारा ये सबको समान रूप से उपलब्ध होती है। तो इसलिए हमारे जीवन में विसरण का बहुत अधिक महत्व है। इस प्रकार हमने द्रव अवस्था, गैस अवस्था और उससे पहले ठोस अवस्था को हमने आज अध्ययन किया। अब हम ठोस, द्रव, गैस का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि ठोस, द्रव और गैस में तुलनात्मक रूप से कौन कौन सी विशेषताएं है और कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। तो कणों के बीच दूरी, कणों के जो बीच दूरी के अनुसार ठोस, द्रव, गैस में क्या स्थिति है। ठोसों में जो कणों के बीच दूरी है वो नगण्य है, और द्रव के बीच में ठोसों से अधिक है और गैस में सबसे अधिक है। इस प्रकार गतिशीलता जो कणों की है, दूरी अगर ज़्यादा है तो गतिशीलता ज़्यादा होगी, और दूरी अगर कम है का कणों के बीच दूरी कम होगी, क्या होगा, आकर्षण बल अधिक है। इस कारण कण उनके बीच में दूरी कम है तो गतिशीलता पर प्रभाव पड़ेगा उसका। तो देखें कि ठोस में नगण्य रहेगी, फिर द्रव में कुछ होगी गतिशीलता, और गैस में सबसे अधिक गतिशीलता होगी। फिर कणों के बीच आकर्षण बल, ये अभी जैसे बात की, सबसे अधिक आकर्षण बल है ठोसों में। इस कारण ये कण सबसे अधिक संपीड़ित है, या फिर कहिए इनके जो कण है सबसे अधिक निकट है, इनके बीच में दूरी कम है। फिर ठोसों में जो आकर्षण बल, जो द्रवों में आकर्षण बल ठोसों से कम है, और इनमें जो आकर्षण बल है नगण्य होने के कारण इनके बीच में दूरी भी ज़्यादा है, और ये जो दो विशेषताएं वो गैसों में सबसे अधिक मिलती है। फिर पदार्थ का आकार, पदार्थ के आकार के आधार पर क्या है, इनका आकार क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है। तो ठोसों का जो आकार है वो निश्चित है, इनका निश्चित नहीं है और इनका भी निश्चित नहीं है। और पदार्थ का आयतन, इनका निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है, लेकिन गैसेज का आयतन निश्चित नहीं होता है। फिर संपीड्यता क्या है, ठोसों में नगण्य है और द्रवों में भी नगण्य है, लेकिन संपीड्यता गैसेज में सबसे अधिक होती है। इस प्रकार ये एक तुलनात्मक अध्ययन हुआ गैस, ठोस, द्रव और गैसेज का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।